सो हेलो गाइज, एक सेकेंड। ये जो है निंजा टेक्निक है आपके 10 सेकंड खाने के लिए। चलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं प्रतीक शर्मा, वेलकम टू बीबीएल बिगान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम टैक्स लॉ को ही कंटिन्यू करते हैं। आज जो है काफ़ी अच्छा मौसम चल रहा है दिल्ली के अंदर। बरसात अच्छी खासी हुई थी, अब रुक चुकी है फिलहाल। तभी मैंने सोचा चलो जी वीडियो बनाई जाए थोड़ी। चलो जी, टैक्स के अंदर हमने पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया था, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं और कंटिन्यूएशन में हम यहाँ पर रखेंगे आज प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस को और देखते कितने टॉपिक्स यहाँ पर जो है कवर हो, ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस, एडम स्मिथ जो थे हमारे, इनको बोले जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। इनको ये भी कहा जाता है और ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि है, इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है जी। अब कहते क्या थे ये भैया, यहाँ पर पहली चीज़ टैक्स जो है उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी का क्या मतलब है यहाँ पर कहने का, टैक्सेस शुड बी इक्वल फॉर ऑल पीपल, ठीक है जी। जितने भी फॉर पीपल, जितने भी लोगों के लिए जो टैक्स है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। सर्टेनिटी क्या कहना चाह रहा है, एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द टैक्स एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट थिंग्स या सर्विसेज एक्सेट्रा। तो हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि भैया कितना टैक्स जो है किस चीज़ पर लग रहा है। सॉरी, कन्वीनियंस क्या है भैया, इजी टू पे, आसान होना चाहिए टैक्स को पे करना। इकोनॉमी क्या होता है भाई, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में हेल्प करता है हमारा टैक्स, ठीक है जी। एडिशनल प्रिंसिपल्स क्या दिए थे हमारे जी इसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी, शुड बी फ्लेक्सिबल, इजीली अमेंडेबल। ऐसा ना हो कितना रिजिड हो कि भैया एक बार जो बना दिया उसको फिर अमेंड करने के इतने टिपिकल प्रोसेस कर दे कि भाई इतनी मेजॉरिटी इतना फलाना ढिमकाना चाहिए, तभी जो है ये रूल चेंज हो सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी के साथ हमारा जो है चेंज होना चाहिए लॉ, ठीक है। ट्रांसपेरेंस, इसका क्या मतलब होता है, how much should be paid must be transparent, sorry, how much should be paid must be clear and must be transparent। तो कितना होना चाहिए, क्या है, क्या प्राइस ब्रेकअप होना चाहिए, जितना टैक्स का ब्रेकअप जिसको आप कहते हैं कि ब्रेकअप पॉइंट्स में होना चाहिए कि ये चीज़ भाई इतना है, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी, मस्ट बी सिंपल टू अंडरस्टैंड द टैक्स और डाइवर्सिटी, ठीक है जी। तो ये कुछ ज़्यादा टफ जो पॉइंट्स वो नहीं थे, इजी ही पॉइंट्स थे ये। अब जो है यहाँ पर हम मुद्दे पर आते हैं, जो मेन यहाँ पर टॉपिक आज का वो है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है जी। समझते हैं क्या है प्रीवियस ईयर और क्या है असेसमेंट ईयर, बड़ा आसान हो जाएगा। देखो जी, अभी हमने एसएससी समझा था। एसएससी आप यूँ समझ लो वो बंदा जो अपना टैक्स देता है, ठीक है जी, जो टैक्स अपना जिसने भरना है उसे हम एसएससी कह देते हैं। और असेसमेंट ईयर क्या, जिस साल में वो भरेगा वो असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है जी। अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर टिपिकली उसमें क्या कहना चाह रहा है, ये बुक की लैंग्वेज क्या है उसके बाद समझते हैं। देखो जी, प्रीवियस ईयर कह रहा है, प्रीवियस ईयर होता है हमारे 12 महीनों का, ठीक है जी, 12 मंथ्स का मतलब 1 ईयर हो गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च तक होता है ये, 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च, ठीक है जी। अब इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे हम 2020 में चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल से 2021 के 31 मार्च तक ये जो है हमारा पूरा हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। सो यू कैन नॉट से लाइक 2016, 17, 18, आपने देखा होगा कभी भी जैसे कोई भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ होती है उसमें लिखा होता है 17, 18, 19, 20, ऐसा क्यों नहीं लिखा होता 17, 2018, 2019, 2020 क्यों नहीं लिखा होता, समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल इस साल के अंदर कवर हो जाएगा और 31 मार्च मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने जो है वो अगले साल में कवर नहीं होंगे। खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जो है हमारा ये साल हो गया कवर 2020। लेकिन हमने कहा 31 मार्च तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये तो 2021 के महीने नहीं हुए, इसीलिए तो हम 2020 और 21 कहेंगे उसे। अब समझ आ गया आपको 21 का हम क्यों जिक्र करते हैं, क्योंकि 3 महीने उस साल के भी जुड़ रहे हैं इसके अंदर, तो इसीलिए 16, 17, 18 नहीं कह सकते हम कहेंगे 16, 17, 17, 18, 18, 19, क्योंकि 3 महीने जो है अगले साल के जुड़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक हो गया हमारा, ठीक है। सो वी आर इन 2020 एंड अकॉर्डिंग टू अबव लॉजिक इट इज नॉट येट एंडेड बट वी नीड टू पे द टैक्स। सो प्रीवियस ईयर जो हो गया इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या हुआ भैया, अगला साल 2021 के अंदर हम टैक्स भरेंगे 2020 का, क्लियर हो गया, 31 मार्च तक है ना, तो 2021 के अंदर हम टैक्स भरेंगे 2020 का, तो 2020 जो है वो हो गया हमारा असेसमेंट ईयर और 2021 जो है 2020 जो वो हमारा प्रीवियस ईयर और 2021 जो हो गया असेसमेंट ईयर, क्योंकि हम उसी में असेस कर रहे हैं अपने टैक्स को कि हाँ भी कितना भरना है हमने टैक्स,
क्लियर है? सो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, प्रीसीडिंग मतलब पीछे, तो जो असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली उसके जो पीछे वाला साल होगा वो हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, और जो वो वाला साल होगा वो होगा असेसमेंट ईयर। मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, समझ आ गया? नहीं आया दोबारा सुनो, सीधी सी बात है। 3 महीने मैंने बताया, 3 वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च जो है आपके 2021 के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। तो 2021 जो है आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है, और 2020 है जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक जो है ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। क्लियर है? उस साल का टैक्स हम 2021 के अंदर असेस कर रहे हैं कि हमने कितना देना है। सो प्रीवियस ईयर is of 12 month 1 April to 31st March immediately preceding the assessment year, और income of previous year is assessed and taxed in assessment year। तो वही बात हो गई, 2020 का जो टैक्स है हम 2021 में देंगे हम, ठीक है जी। अब 2018-19 मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, और 2019-20 जो है वो हो गया हमारा असेसमेंट ईयर, मतलब इस लॉजिक के हिसाब से, ठीक है जी। मतलब थोड़ा पुराना एग्जाम्पल हो गया ये, आप ऐसा ले लो 19-20 और 20-21 का एग्जाम्पल ले लो आप। तो प्रीवियस ईयर आपको समझ आ गया क्या हो गया। असेसमेंट ईयर क्या होता है भैया? इट इज़ इन विच इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स्ड, ठीक है जी। तो हाँ जी, वीडियो हो गई है कंटिन्यू, ठीक है जी। तो हाँ, असेसमेंट ईयर होगा जी, इट इज़ इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स्ड। तो वही चीज़ हो गई, प्रीवियस ईयर आपको क्लियर है। तो असेसमेंट ईयर जिस साल में हम प्रीवियस ईयर की इनकम को, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की असेस करके हम टैक्स बता देते कितना देना तुमने। सो अनदर पॉइंट इज एवरी प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। सो एवरी PY इज ऑल्सो AY फॉर PY। समझने की कोशिश करो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो इसके अंदर, क्या कहना क्या चाह रहा है ये, समझो इसको पहले। एवरी प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल सुनो, फॉर एग्जाम्पल 2018-19 जो है वो असेसमेंट ईयर बनेगा 2017-18 के, लेकिन 2018-19 जो है वो 19-20 का तो प्रीवियस ईयर हुआ ना। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझो दोबारा से। अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल, अभी 19-20 ले लो, 19-20 चल रहा है अभी, ठीक है। 19-20 जो है वो प्रीवियस ईयर बनेगा 2020-21 का, क्योंकि हम 20-21 में 19-20 का टैक्स देंगे। लेकिन 19-20 तो असेसमेंट ईयर हुआ ना उससे पीछे, समझ रहे हो? 19-20 का मतलब हो गया 18-19 का, 18-19 का तो वो असेसमेंट ईयर ही माना जाएगा। तो प्रीवियस ईयर भी असेसमेंट ईयर हो सकता है अपने प्रीवियस उसका। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, फटाफट से बिना ज़्यादा टाइम लगाए। एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या प्रीवियस ईयर में जैसे टैक्स वगैरह जो हमारा सीन रहता है कि हम भाई 31 मार्च तक का पूरा हमने करना होता है हिसाब अगले साल तक का, क्या हम टैक्स को पहले दे सकते हैं या कोई ऐसे एक्सेप्शंस है जिसमें हमें देना ही पड़े? When previous year income is assessed and taxed in same year, then जो है ये हमारा जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा अभी 20-21 चल रहा है या 19-20 चल रहा है, 19-20 के एग्जाम्पल में स्टिक रहते हैं, 19-20 चल रहा है, हमने 19-20 का टैक्स 20-21 पे देना है। लेकिन क्या हम 19-20 का टैक्स 19-20 में ही देने को बाउंड हो जाएंगे? क्या गवर्नमेंट हमें बाउंड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ फॉर पीपल इन्वॉल्व इन शिपिंग, मतलब कि आज यहाँ पर और कल वहाँ पर, मतलब आज यहाँ पर वहाँ पर का मतलब ये हुआ कि आज इंडिया में और कल कहीं इंडिया से बाहर। तो उस केस के अंदर जो है अगर तुम इंडिया से बाहर जा रहे हो तो जो है तुम्हें इसी साल, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसी को असेसमेंट ईयर बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर स्मॉल टाइम पीरियड, देन आफ्टर पार्टनरशिप विल एंड यू नीड टू पे द टैक्स इमीडिएटली। जैसी वो एंड होगी वैसे तुमने जो है टैक्स भर देना है। तो इसमें अगर वो असेसमेंट ईयर में एंड होती है तो तब भरना है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के अंदर ही एंड हो जाती है तो उसी प्रीवियस ईयर को ही तुमने असेसमेंट ईयर बना देना है अपना। तीसरा, एनीवन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट मस्ट पे द टैक्स बिफोर लीव। छोड़ने से पहले इंडिया को अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं बाहर नौकरी चौकरी करने जा रहा है तो जो है तो बिफोर लिविंग इंडिया उसको टैक्स को क्लियर करना है, फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही उसे करना पड़े। इफ़ योर बिजनेस स्टॉप्स इन बिटवीन देन द टैक्स शुड बी पेड और असेस्ड। तो अगर तुम्हारा धंधा बंद हो जाता है तो जो है तुम्हें टैक्स देना है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ये सबको? तो ये बेसिक एक्सेप्शंस थी मेरे ख्याल से। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर में आपने कुछ नया मुद्दे की बात फटाफट से 2 सेकंड में कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है, 1 से 31 तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है जी। और असेसमेंट ईयर अगले साल, मतलब प्रीवियस ईयर जैसे
19-20 हो गया तो 20-21 उसका असेसमेंट ईयर हो गया। पिछले साल का टैक्स हम अगले साल भरते हैं क्योंकि 3 महीने उसके अंदर आ रहे हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक टर्म्स की अगर हम बात करें टैक्स लॉ के अंदर, तो बेसिक टर्म्स के अंदर पर्सन जो है वो क्या कहता है भाई, सेक्शन 2 का 31 जो कह रहा है पर्सन क्या होना हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी। तो ये जो है हमारी पर्सन की जो है डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 बंदे आ गए। चलो जी एक एक करके फटाफट से जो है समझ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हु इज पर्सन, सेक्शन 2 का 31 क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल जो इंक्लूड करे नेचुरल या नॉर्मल पर्सन को, नेचुरल नॉर्मल मतलब मेल या कोई फीमेल, कोई भी मेल या फीमेल, मैं या आप जैसे, तो उसके अंदर माइनर, मेजर और सीनियर तीनों लोग कवर होंगे। माइनर हो गया बिलो 18, मेजर हो गया अबव 18 या इक्वल टू 18, या सीनियर हो गया अबव 60 या इक्वल टू 60। तो ये तीनों जो है हमारे इंडिविजुअल के अंदर जो है कवर हो जाएंगे। दूसरा कौन था जी हमारा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या सीन है, HUF इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर। तो हमने बताया था एक सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होता है वो होना चाहिए एक HUF फॉर्म करने के लिए। ठीक है जी, तो HUF के अंदर लीनियरली डिसेंडेंट जो हमारी जैसे होती है उसके अंदर जो है यहाँ पर इंक्लूडिंग वाइफ और अनमैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर नहीं, वाइफ और अनमैरिड डॉटर। तो भैया फॉर एग्जांपल HUF हो गया, जैसे मिस्टर ए जो है वो करता है, ठीक है जी, और मिस्टर ए का जो है 25% जो है वो रहता है, उसके पास फैमिली बिजनेस वगैरह है। ठीक है जी, अब उसके 2 बच्चे हैं, सन और डॉटर, तो उनको 25-25 मिल जाएगा जैसे। ठीक है, और दे आर लीनियरली डिसेंडेंट हो गए। ठीक है जी, तो कर्ता के बाद का जो आगे जो जनरेशन चलती जाती है ना, 3 जो वाला सीन होता है जो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, वही सीन है HUF हिंदू जॉइंट फैमिली। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। सो HUF इज मैनेज बाय सीनियर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है ना, आपको बता दिया। और HUF डिफाइंड एज हिंदू लॉ, एज ए हिंदू लॉ के अंदर HUF डिफाइंड है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है वो है कंपनी। कंपनी 2 तरीके की हो सकती है भैया, इंडियन कंपनी जिसमें प्राइवेट लिमिटेड और सिर्फ लिमिटेड होती है, या दूसरी फॉरेन कंपनी। क्लियर है जी, कोई जैसा समझाने वाली चीज़ नहीं है। फर्म, चौथा हमारा आता है फर्म। फर्म क्या हो सकती है भाई, फर्म भी हमारी 2 तरीके हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी फर्म। कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है, पीछे में हमने पढ़ा हुआ लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म कौन सी होती है। ठीक है जी, अगर छोटे शब्दों में समझाऊं तो लिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म वो होती है जिसके अंदर तुम्हारा लिमिटेड लॉस होता है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म वो होती है जिसके अंदर कंपनी को कितना भी लॉस होगा वो सारे जो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर पड़ जाएगा। फिर अब भाई ऑब्वियसली कंपनी को छोटा मोटा लॉस तो होगा नहीं, अगर वो तगड़ा होगा कहीं करोड़ों का लॉस होगा तो वो करोड़ों रुपए जो है डिवाइड हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ के अंदर। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर जितना उसका पार्ट है एम्प्लॉय का उतना ही उसे लॉस है, फिर चाहे कंपनी को 10 करोड़ का हो चाहे 10 करोड़ लाख करोड़ का जितने का भी हो, अगर उसका 100 रुपये का लॉस है तो वो 100 रुपये ही देगा। तो वो हो गया लिमिटेड लायबिलिटी, और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, नाम से समझ आ रहा है अनलिमिटेड है उसकी लायबिलिटी। 5वां पॉइंट AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होता है भैया, AOP जो है वो वॉलेंटरली मतलब इच्छा अनुसार बनाई जाती है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के थ्रू, जिसके अंदर मेंबर्स हो सकते हैं इंडिविजुअल, नेचुरल, या जैसे राम श्याम धाम हम लोग जैसे हो गए, या नॉन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जैसे कि पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, जैसे कि जॉइंट वेंचर इसका एग्जाम्पल हो गया। तो AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नाम से समझ आ रहा है पर्सन एसोसिएट हो गए, ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ मिल गए वॉलेंटरली इच्छा के साथ। तो उसके अंदर कौन कौन हो सकता है मेंबर्स, इंडिविजुअल और जो नॉन इंडिविजुअल जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, कंपनी। लेकिन BOI का कंसेप्ट अलग है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। BOI क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ बनाता है इसको। ठीक है जी, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही होते हैं, इसमें भी मेंबर्स वही इंडिविजुअल्स ही होते हैं, जैसे प्रतीक, श्याम, मेहुल। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है क्योंकि लॉ से गवर्न हो रहा है, तो इसके अंदर अगर जैसे प्रतीक, मेहुल और श्याम है, श्याम की हो जाती है डेथ, तो उस केस में जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे जैसे प्रतीक और मेहुल वो कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो BOI जो है एक थोड़ा भारी कंसेप्ट है एज कंपेयर टू AOP। 6वां पॉइंट लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन कौन सी हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी जो हो गई, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे ग्राम पंचायत, MCD, NDMC, PWD, ये सारे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, पीपल्स वर्क डिपार्टमेंट, PWD, ग्राम पंचायत, ये सारे गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, ये सारी लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं आपके। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ टैक्सेबल, कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कौन कौन हो सकता है भैया, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल्स हो सकती है, गॉड, आइडल्स,
इनके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है जी। सो ऑल द अबव कैटेगरीज हैव टू गिव टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर हो गया जी। ज़्यादा इसमें कुछ मेरे ख्याल से घुमाने वाली चीज़ या समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है जी। वीडियो थोड़ी सी यहीं पर बंद करते हैं, अगले टॉपिक को कंटिन्यू रखता हूँ मैं, लेकिन उसको एक अलग वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल वीगन, मैं प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। और सब्सक्राइब भैया कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों मतलब क्यों भैया? हमें यहाँ पर दिखता है, यूट्यूब दिखाता है कि इतने बंदे आपकी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब्ड नहीं है। तो भैया सब्सक्राइब का बटन होगा लाल कलर का, उसे ग्रे करना है आपने, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको जैसे ही सब्सक्राइब को ग्रे कर दोगे ना, उसके साथ एक बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ना ऑल पे कर देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, वैसे ही तुरंत। वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आई है, लाइक का बटन दबा दो, नहीं पसंद आई डिसलाइक दबा दो। भैया आप ही के लिए तो दिया ऑप्शन यूट्यूब ने, ताकि मुझे भी पता चले ना कि वीडियो में कुछ कमी है या नहीं। अच्छा, अगर डिसलाइक दबा रहे हो तो थोड़ा रीज़न लिख देना, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, वहाँ पर आइए। डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखिएगा, वहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम या मुझे कॉल करना है, सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल वीगन, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर। और अगेन कोरोना से बच के, मैं जो कितनी वीडियो में ये चीज़ बोलूँगा, एक काम करते, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता तब तक ये बोलते ही रहते हैं। चलो बाय बाय।